नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। एसटीएफ की एक जांच टीम नेपाल पहुंची है। शूटर की तलाश में नेपाल पहुंची एसटीएफ की टीम। ये बड़ा अपडेट, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये बड़ी खबर। एसटीएफ की एक जांच टीम नेपाल पहुंची है। शूटर की दरअसल वहां तलाश की जा रही है और शूटर की ही तलाश में नेपाल पहुंची है एसटीएफ की टीम। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से गुंडा राज को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अतीक की पत्नी पर 25,000 का इनाम घोषित किया तो माफिया अतीक के करीबी के होटल को सीज करने की भी तैयारी शुरू की गई। देखिए माफिया को मिट्टी में मिलाती योगी सरकार, उस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अपनी गुंडाई दिखाने वाले माफिया अतीक अहमद की गर्मी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उतार दी है। उमेश पाल हत्याकांड में योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर और गिरफ्तारी के बाद अब योगी सरकार ने अपने करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। घर से अतीक के गैंग को संभालने वाली उसकी पत्नी शाइस्ता पर लगातार पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। दरअसल 11 मार्च को शाइस्ता का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। इसमें वह 2.5 लाख के इनामी शूटर साबिर के साथ दिख रही है। साबिर वही शख्स है जिसने कार में बैठे उमेश पाल के गनर को गोली मारी थी। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ सफेद शर्ट में अतीक अहमद का शूटर साबिर बताया जा रहा है। यह सीसीटीवी फुटेज 19 फरवरी का बताया जा रहा है। रात 8:57 पर शाइस्ता परवीन अतीक गैंग के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर पहुंची थी। पुलिस अब अतीक और उसके करीबियों पर शिकंजा कसती जा रही है। पुलिस फिलहाल अतीक के बेटे और पत्नी की तलाश में जुटी हुई है। 2.5 लाख के इनामी अतीक अहमद के बेटे असद और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया है। पुलिस लगातार मां बेटे की तलाश में छापेमारी कर रही है। अतीक ने बल्ली की पत्नी के नाम बेनामी संपत्ति करवा रखी है। चकिया में शूटर बल्ली की पत्नी के नाम पर बेशकीमती जमीन और मकान है, जिस पर अब पुलिस कार्रवाई का प्लान तैयार कर रही है। उमेश पाल की हत्या में जो शूटर्स शामिल थे, अतीक की पत्नी लगातार उनके संपर्क में थी। कहा जा रहा है कि अतीक की पत्नी शूटर्स के साथ प्लानिंग करती थी, जिसके बाद अब पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स की पुलिस ने लिस्ट तैयार कर ली है। उमेश पाल हत्याकांड में 13 शूटर्स शामिल थे। 6 शूटर्स की तस्वीर सामने आ चुकी है, जबकि 7 शूटर्स बैकअप में थे। एसटीएफ के पास 34 गुर्गों की क्राइम हिस्ट्री आ चुकी है। एसटीएफ ने अतीक के 13 रिश्तेदारों की भी क्राइम कुंडली अब निकाली है। अकेले अतीक अहमद पर 187 आपराधिक केस दर्ज है। घटना के बाद बल्ली उर्फ सुधांशु और अतीक का बेटा असद फरार है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें इनकी तलाश में फिलहाल जुटी हुई हैं। सूत्रों की माने तो असद अतीक का अकाउंटेंट है। वह बल्ली के साथ मिलकर अतीक के प्रॉपर्टी का पूरा काम देखता है। अतीक ने असद और बल्ली की पत्नी के नाम बेनामी संपत्ति करवा रखी है। चकिया में शूटर्स बल्ली की पत्नी के नाम पर बेशकीमती जमीन और मकान है। पुलिस करीबियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब पुलिस अतीक अहमद के करीबी होटल मालिक नफीस अहमद के होटल सीज करने की तैयारी कर रही है।
नफीस अहमद प्रयागराज में ईट ऑन रेस्टोरेंट के नाम से होटल चलाता है। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल की हत्या में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार का नफीस अहमद से कनेक्शन मिलने के बाद पुलिस ने उसे 27 फरवरी को हिरासत में ले लिया था। सूत्रों के मुताबिक नफीस ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि साल भर पहले उसने क्रेटा कार करेली की रहने वाले रिश्तेदार रुखसार को बेच दी थी। घटना के बाद रुखसार भी फरार है। नफीस के हिरासत में लिए जाने के साथ उसका बिरयानी रेस्टोरेंट बंद है। दशकों तक ईट ऑन रेस्टोरेंट सिविल लाइंस के पैलेस थिएटर के पास चला करता था। करीब 3 साल पहले CAA-NRC के विरोध प्रदर्शन करने वालों को मुफ्त बिरयानी बांटने के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण के आरोप में रेस्टोरेंट ध्वस्त करा दिया था। रेस्टोरेंट को दोबारा खोलने में माफिया अतीक के छोटे भाई अशरफ ने नफीस की बड़ी मदद की थी, जिसके बाद अब पुलिस नफीस के होटल को सीज करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल पुलिस माफिया अतीक से जुड़े हर किरदार का पर्दाफाश करने की कोशिश में जुटी हुई है, ताकि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक एक शख्स को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, उत्तर प्रदेश में माफिया राज को खत्म करने में योगी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त कर रही है। अतीक अहमद के गुर्गों रिश्तेदारों के साथ साथ पुलिस गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों की भी कार्रवाई उसके ऊपर कर रही है। मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर बाजार स्थित अंसारी कॉम्प्लेक्स में मुख्तार के चचेरे भाई यूसुफ की 18 दुकानें हैं। SDM मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में SP ग्रामीण समेत भारी फोर्स की मौजूदगी में मुनादी कराकर मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर अंसारी को 18 दुकानों पर कुर्क की कार्रवाई की गई है। मुख्तार के चचेरे भाई की 18 दुकानें कुर्क, मंसूर अंसारी 18 दुकानों को कुर्क किया गया है। 26,18,000 से ज्यादा की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। मोहम्मदाबाद में कार्रवाई की गई। भारी फोर्स के बीच हुई कुर्क की कार्रवाई। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेना में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के एक मामले में CBI ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और भ्रष्टाचार के आरोप में एक नेवी अफसर के खिलाफ केस दर्ज किया। नेवी ऑफिसर सतीश चंद्र झा पर आरोप है कि उन्होंने एक कंपनी द्वारा नेवी को सप्लाई किए गए साजो सामान के बदले घूस लेकर बिल पास किए। CBI को पुख्ता सूत्रों के आधार पर यह जानकारी दी गई कि नेवी ऑफिसर सतीश चंद्र झा बिल पास कराने के एवज में घूस लेते हैं। नेवी अफसर के खिलाफ CBI ने एक केस दर्ज किया है। नेवी अफसर पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। नेवी ऑफिसर सतीश झा और 4 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अल्ट्रामेरीन और मालिकान और कर्मचारी पर भी केस दर्ज। CBI की मुंबई ब्रांच ने शुरू की है जांच। नेवी अफसर पर बिल पास कराने के एवज में घूस लेने का गंभीर आरोप लगा है। एक नेवी ऑफिसर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में अब CBI ने पूरे मामले को दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। साफ तौर पर है, इससे नेवी के अफसरों में भी हड़कंप की स्थिति है। देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आ पाता है। लेकिन इतना तय है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में जिस तरह से CBI ने मामला टेकअप किया है वो अब सुर्खियों में है। शौचालय की दीवार पर लिखी रामचरितमानस की चौपाई। रायबरेली के जगतपुर इलाके के गांव के शौचालय की दीवार पर लिखी गई रामचरितमानस की चौपाई। बेहीखोर गांव में शौचालय पर रामचरितमानस की चौपाई लिखने पर तनाव बढ़ा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद इलाके में बवाल भड़क उठा है। हालात को देखते हुए गांव में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। खुद SP निगरानी इस वक्त कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों ने गांव में सनातन धर्म और ब्राह्मण समाज के खिलाफ बैठकें भी शुरू की है, जिसकी वजह से अगड़े और पिछड़े समाज के बीच में तनाव काफी हद तक बढ़ा हुआ है। पुलिस ने आनन फानन में लिखावट को पुताई करके बिठा दिया। पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज किया और इस केस में कई गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिन्हें गिरफ्तार किया पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। 1993 में मुंबई में हुए ब्लास्ट की आज आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा कि आखिर मुंबई को दहलाने वाले जालिमों तक पुलिस कैसे पहुंची, कैसे मुंबई ब्लास्ट का पर्दाफाश किया गया, आखिर 449 नंबर लिखी चाबी से कैसे खुला मुंबई ब्लास्ट कार्ड। देखिए खास रिपोर्ट। तारीख 12 मार्च 1993, जगह मुंबई, वारदात ब्लास्ट। इस तारीख को हिंदुस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। ये वो तारीख थी जब पूरी मुंबई ब्लास्ट से दहल गई थी। मुंबई में हर तरफ दहशत और मौत दिखाई दे रही थी। आज उस हमले को भले ही 30 साल बीत गए हों, लेकिन उस हमले की याद आज भी डरा देती है। इस दिन जालिमों ने देश को दहला दिया था। 12 मार्च 1993 को मुंबई अपने रंग में थी। मुस्कुराती हुई मुंबई अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। मुंबई की जगमगाहट अपने शबाब पर थी, लेकिन जालिमों ने मुंबई को दहलाने की साजिश रच डाली और फिर मुंबई को जालिमों ने खून से रंग दिया। बारह मार्च 1939 को मुंबई में 12 जगह बम धमाके हुए थे। ब्लास्ट में 257 लोगों की जान गई थी, 713 लोग घायल हुए। 12 मार्च को अलग अलग जगह हुए ब्लास्ट की वजह से पूरे शहर में दहशत थी। लोगों ने अपनी दुकानें, ऑफिस, क्लिनिक बंद कर दिए थे। लेकिन कई ऐसी भी जगह थीं जहां बम रखे तो गए थे, पर उनसे ब्लास्ट नहीं हुआ था। उनमें एक जगह दादर में नायगांव क्रॉस रोड पर डॉक्टर का एक क्लिनिक था। 14 मार्च को डॉक्टर जब अपने क्लिनिक पर गए तो उन्हें क्लिनिक के बाहर बजाज स्कूटर की एक चाबी मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और बम निरोधक दस्ते की टीम वहां पहुंच गई। शुरुआती जांच में स्कूटर की डिग्गी में एक काला चिपचिपा पदार्थ मिला। जांच टीम को शक हुआ कि ये RDX हो सकता है। उन दिनों ट्रैफिक पुलिस में DCP राकेश मारिया थे। वो अपनी टीम के साथ ट्रैफिक को डाइवर्ट करने और बैरिकेड्स लगवाने के लिए मौके पर पहुंचे। बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटक को डिफ्यूज किया और स्कूटर को माटुंगा पुलिस स्टेशन में खड़ा कर दिया। DCP राकेश मारिया को ब्लास्ट की जांच सौंप दी गई और मारिया अपनी टीम के साथ जांच में जुट गए। सबसे पहले मारिया की टीम वर्ली पहुंची, जहां एक मारुति वैन खड़ी मिली। जांच में पता चला कि गाड़ी की मालिक रुबीना सुलेमान मेमन है, जिसका RTO के पास एड्रेस माहिम की अल हुसैनी बिल्डिंग का लिखा पाया गया। इसके बाद राकेश मारिया ने अल हुसैनी बिल्डिंग को सर्च किया। पता लगा कि इसमें टाइगर मेमन रहता है, जो बहुत बड़ा स्मगलर और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है। मारिया अपनी टीम के साथ अल हुसैनी बिल्डिंग टाइगर मेमन के घर पहुंचे। घर में ताला लगा था। दरवाजा तोड़कर टीम घर के अंदर गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को टाइगर मेमन के घर में एक चाबी दिखाई दी, जो बजाज स्कूटर की ही थी। चाबी पर 449 नंबर लिखा हुआ था। मारिया ने एक ऑफिसर को चाबी देकर उस स्कूटर के पास भेजा, जो 14 मार्च को लावारिस मिला था, और वो चाबी उस स्कूटर में लग गई। मतलब धमाकों में जिस स्कूटर का इस्तेमाल किया गया था, उसकी चाबी टाइगर मेमन के घर से पुलिस को मिली। पुलिस को इस बात का पता चल गया था मुंबई में 12 मार्च को हुए बम धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और उसके गिरोह का हाथ है। इसके बाद टाइगर मेमन के बारे में और डिटेल निकाली गई। पुलिस को जांच में पता चला टाइगर मेमन का दाऊद से कनेक्शन है। दाऊद के बारे में मुंबई पुलिस को मालूम था कि दाऊद 1984 में मुंबई से दुबई भाग चुका है, लेकिन टाइगर मेमन कहाँ है, इसके बारे में मुंबई पुलिस को तब तक कुछ पता नहीं था। इसके बाद जांच टीम ने अल हुसैनी बिल्डिंग के वॉचमैन और आसपास के लोगों से पूछताछ की कि क्या उन्हें कुछ आइडिया है कि टाइगर मेमन के पास कौन कौन लोग आते हैं। पूछताछ में मुंबई की एक नामी कॉल गर्ल का नाम सामने आया, जिसके पास टाइगर मेमन जाया करता था। कॉल गर्ल से पूछताछ में फिर 3-4 और लोगों के नाम सामने आए और इस तरह एक बजाज स्कूटर की चाबी नंबर 449 से ब्लास्ट की जांच कर रहे राकेश मारिया मुंबई बम ब्लास्ट के पीछे छिपे जालिम दरिंदों को दुनिया के सामने ला पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।